दादी से कहता है कि इस तरह यहाँ बैठना ठीक नहीं है, आप प्लीज निकल जाइए यहाँ से। बेटा आखिरी बार पूछ रही हूँ, मुझे इंग्लिश सिखाओगे या नहीं, बता दो। मैं भी आखिरी बार बोल रहा हूँ दादी, नहीं सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, अब तक तो मैं हफ्ते में एक बार कंप्लेंट्स का एक गट्ठा लेकर आती थी, अब रोज एक गट्ठा लेकर आऊंगी। कहकर वो कंप्लेंट्स का एक बड़ा सा गट्ठा उठाकर पार्क के कॉलिग को दे देती है और कहती है कि इन सभी को रजिस्टर कर देना। पार्क के कॉलिग्स तो हाथ जोड़ देते हैं कि प्लीज पार्क हमें इस शामत से बचा लो। और फिर कोई रास्ता न पाकर पार्क दादी को इंग्लिश सिखाने लग जाता है। पहले तो वो दादी को ABCD का एक बुक देता है, तो दादी कहती है अरे बेटा तुमने क्या मुझे अनपढ़ समझ के रखा हुआ है, ABCD तो मैं जानती हूँ, मुझे तो बस लेसन सिखाओ लेसन। पार्क को अब जरा चिढ़ भी होने लग जाती है और सोच लेता है कि मैं इस दादी के मुंह से कहलवा कर छोड़ूंगा कि मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी। तो वो दादी को मुश्किल शब्दों वाला इंसाइक्लोपीडिया पकड़ाकर कहता है इसके सारे शब्द याद कर लेना, फिर मैं एक टेस्ट रखूंगा और अगर उसमें आपने 80 मार्क्स ला दिए तो मैं आपको आगे की इंग्लिश सिखाऊंगा। बेचारी दादी उस बुक के मुश्किल शब्दों को ठीक से पढ़ भी नहीं पाती, लेकिन दोस्तों जैसे तैसे पढ़कर याद कर ही लेती है। टेस्ट में वो काफी अच्छा स्कोर भी करती है, लेकिन 80 मार्क्स से नीचे स्कोर कर पाती है। पार्क कहता है कि सॉरी दादी सॉरी, आगे की इंग्लिश आप नहीं सीख पाएंगी। इस तरह वो बच निकलता है। दूसरी ओर मार्केट में मिशा, जो हमेशा दादी से लड़ती थी, उसकी दुकान में बिल्डिंग ओनर के गुंडे आ जाते हैं और उसे धमकाते हैं कि जल्दी इस बिल्डिंग को तोड़ने का ऑर्डर मिल जाएगा कोर्ट से, जल्दी से अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। पर वो कहती है कि हम क्यों निकले, 20 साल से यहाँ दुकान चला रहे हैं और इस बिल्डिंग में कोई खराबी नहीं है जो तुम लोग उसको तोड़वा दोगे, समझे। और तब दादी आकर एक गुंडे को डांटती है कि क्यों बेटा अगले औरत के साथ इतनी ऊंची आवाज से बात करते हो और सिगरेट पीकर तुमने सड़क पे फेंक दिया, कौन उठाएगा इसको, तुम्हारा बाप, इसको उठाओ और निकलो यहाँ से। दोस्तों वो गुंडा भी बूढ़ी औरत से लड़ना नहीं चाहता और चुपचाप चला जाता है। फिर दादी मिशा से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, कॉर्पोरेशन वालों ने खुद ओनर पे केस कर लिया है, मैंने उन्हें बहुत सारे एविडेंस भी दे दिए और जरूर देखना बिल्डिंग ओनर केस हार जाएगा। और मिशा उसे इग्नोर करके चली जाती है। पार्क अपना काम खत्म करके बस में घर लौटा होता है तो अपने भाई जीसू को पैदल जाते हुए देखकर वो उतर जाता है। ये घर जाने की बजाय यहाँ क्यों घूम रहा है, यही सोचकर पार्क जीसू का पीछा करने लगता है। अब जीसू एक दुकान के अंदर जाता है तो पार्क भी वहाँ जाता है। वहाँ पे दादी को देखकर पार्क चिल्ला देता है और तब जाकर दादी को पता चलता है कि ये दोनों तो भाई हैं। फिर दादी कई सारे डिशेस ला कर देती है जिन्हें जीसू दबा कर खाता है। पार्क के मुंह में तो पानी आ जाता है तो दादी कहती है तुम क्या तमाशा देख रहे हो, तुम भी खा लो। कहकर वो पार्क को भी खाना देती है। खाना खाकर जीसू चला जाता है और तब पार्क देखता है कि दादी ने अपने घर की दीवारों पर एनसाइक्लोपीडिया की मुश्किल शब्द लिखकर प्रैक्टिस किए हुए हैं। और अब जाकर पार्क समझता है कि दादी को इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो पूछता है कि आप मेरे भाई को खाना क्यों दे रही थी। अरे बेटा एक दिन मैं मार्केट से लौट रही थी तो ये लड़का कच्चा नूडल्स खा रहा था। एक दिन मैंने उसे कहा कि मेरे घर पर आकर खाओ, वो भी आ गया और बड़े चाव से खाने लगा। तो मैंने कहा कि बेटा तुम्हें जब भी भूख लगे मेरे घर पर आ जाना। तो तब से वो भी अक्सर आकर मेरे घर पर खाना खाने लग गया और मैं भी एकदम अकेली रहती हूँ ना, इसलिए जब जीसू यहाँ पर आता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। ये सारी बातें सुनकर पार्क इमोशनल हो जाता है और फिर कहता है कि ठीक है दादी, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को आपकी इंग्लिश क्लास होगी, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा और हाँ बदले में मुझे फीस भी नहीं चाहिए, बस इसी तरह मेरे भाई को आप घर का खाना खिला दीजिएगा। अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम देख लेना तुम्हारा भाई तुमसे भी मोटा हो जाएगा, उतना टेस्टी खाना खिलाऊंगी उसको। पार्क बड़ा खुश होता है, लेकिन तब अचानक दादी इंग्लिश बुक लेकर आ जाती है और कहती है कि बेटा तुमने सोमवार बुधवार और शुक्रवार कहा था ना, आज बुधवार है, आज से शुरू करते हैं। पार्क भी चौंक जाता है कि यार दादी तो बड़ी सुपर फास्ट है। फिर वो दादी को सिखाने लगता है तो दादी एनसाइक्लोपीडिया के मुश्किल शब्द बोलने भी लगती है। पार्क कहता है कि उन मुश्किल शब्दों को हम बोलचाल में यूज नहीं करते दादी, मैं आपको आसान शब्द सिखाऊंगा। दादी चौंक जाती कि क्या आसान शब्द भी है क्या, फिर तूने मुझे मुश्किल शब्द याद करने को क्यों दिए रे। वो क्या है ना कि अब तुम्हें क्या बताऊं दादी, छोड़ो। उसे इस तरह डगमगाते देखकर दादी समझ जाती है कि इसने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ही मुश्किल शब्द मुझे याद करने को दिए और टेस्ट में फेल भी कर दिया, गधा कहीं का। खैर दोस्तों पार्क अब उनको इंग्लिश सिखाने लग जाता है। रात को वो मार्केट में मिशा की दुकान में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। पार्क कहता है कि सड़क पर आप एक भी बॉक्स नहीं रखने देती और कहते हैं कि इलीगल है, क्या इस तरह सड़क पर बैठकर शराब पीना इलीगल नहीं है। खैर वैसे आपका कोई पोता पोती क्यों नहीं है। अरे पार्क मेरा कोई पोता पोती नहीं है, वैसे अब तक मेरी शादी भी नहीं हुई है, सोचती हूँ अब कर लूं। पार्क तो दादी की टांगे खींचता है कि दादी इस उम्र में आपकी शादी हो या ना हो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हफ्ते में 3 दिन वो दादी को इंग्लिश सिखाता है। फिर वो कॉफी शॉप में जाते हैं तो पार्क उनको सिखाता है कि इंग्लिश में कैसे ऑर्डर करना होता है। दादी भी बड़ी ऑर्डर करती है। फिर वो एक गेम खेलते हैं जिस दौरान इन्हें आपस में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी होगी। अगर गलती से भी कोरियन में बोल दिया तो माथे पे पड़ेगा मुक्का। पार्क तो मस्त इंग्लिश में बातें करता है, लेकिन दादी की बातों में अक्सर कोरियन शब्द आ ही जाते हैं बीच बीच में। तो पार्क तो उनकी उम्र का लिहाज भी नहीं करता और उनके माथे पे जोर का मुक्का मार देता है। दर्द के मारे दादी चिल्लाने लग जाती है, लेकिन दादी फिर एक मास्टर प्लान बनाती है। जब पार्क इंग्लिश में बात करता है तो दादी की समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी कहती रहती है आई डोंट अंडरस्टैंड बेटा। गुस्से में पार्क कोरियन लैंग्वेज में डांट देता है तो दादी झूमने लगती है कि ये लो तुम फंस गए, अब कोरियन में क्यों बोले, इंग्लिश में बोलना था ना। कहकर दादी भी उसके माथे पे कस के मुक्का मारती है। फिर पार्क उनको एक बार में लेकर जाता है और कहता है कि वो जो अमेरिकन बैठे हैं ना उनसे 3 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करके आओ। दादी भी कोशिश करती है लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, पर पार्क लगातार इसी तरह उन्हें ट्रेन करता है और इस बार तो दादी 3 मिनट या 10 मिनट से भी ज्यादा उन अमेरिकन से इंग्लिश में बात करती है। फिर वो पार्क को बताती है कि शुरू में तो मुझे मुश्किल लगा, लेकिन जब मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर बातें की तो एकदम आसान हो गया, इंग्लिश तो बड़ा इजी निकला। फिर पार्क अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि मैं और मेरा भाई अपने पेरेंट्स के साथ बड़े खुश थे। मैं हायर स्टडीज के लिए फौरन चला गया। उस दौरान मेरी माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन पापा ने मुझे कभी खबर नहीं की। उसके बाद पार्क अपनी बातें इंग्लिश में बताने लगता है और वो कहता है आगे फिर 1-2 सालों के अंदर मेरे पापा भी चल बसे, अब सिर्फ हम दोनों भाई जैसे तैसे जी रहे हैं। दादी कहती है बड़ी दुख भरी कहानी बेटा तुम्हारी। क्या कह रही हो दादी, आधे से ज्यादा तो मैंने इंग्लिश में कहा, क्या आप सब समझ गई। दादी कहती है थोड़ा बहुत समझ आ गया बेटा, लेकिन तुम्हारी आवाज में जो दर्द था ना उसी से मैं समझ गई कि तुम्हारे अंदर कितना दुख है। और दोस्तों अब पार्क और दादी की क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है। पार्क और जीजू अक्सर दादी के घर पर आते जाते हैं और दादी उनको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। जीजू को तो वो बड़े प्यार से अपने हाथ से खिलाती है। पार्क का भी मन करता है तो पूछता है कि दादी मुझे भी खिलाओ ना। अब दादी चिढ़ाती है क्यों रे, तेरे हाथ नहीं है क्या, खुद खा ले। रात को वो बाहर बैठकर चांद को देखते हुए खाना खाते हैं। तब जीसू पूछता है कि दादी वैसे आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहती हैं। तब दादी बताती कि मेरा एक छोटा भाई है, बचपन में वो मुझसे बिछड़ गया और अमेरिका में ही पला बड़ा, उसे सिर्फ इंग्लिश आती है, कोरियन
लैंग्वेज नहीं आती, मुझे उससे बात करने का बड़ा मन करता है, लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से मैं उससे बात नहीं कर पाती। बस यही वजह है कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। तब वो दादी का दुख समझ पाते हैं। फिर वो उन्हें अपने बचपन का एक फैमिली फोटो दिखाती है, जिसमें दादी, उसका छोटा भाई और उनके पेरेंट्स होते हैं, और इस फोटो के पीछे ही उनके भाई का नंबर लिखा होता है। उस दिन इसी भाई को कॉल किया था दादी ने, लेकिन क्योंकि दादी उससे इंग्लिश में बात नहीं कर पाई, इसलिए दादी ने कॉल काट दिया। उस रात दादी को सपना आता है और वो वक्त याद आता है जब वो बचपन में अपने भाई के साथ खेलती थी। अगले दिन पार्क दादी के भाई को कॉल करके कहता है, मैं आपकी दीदी का इंग्लिश ट्यूटर हूँ, वो बस आपसे बात करने के लिए बहुत मेहनत से इंग्लिश सीख रही है। लेकिन दादी का भाई कहता है कि मुझे उस औरत से बात नहीं करनी, समझे? तुम उससे कह दो कि मैं उसे भूल चुका हूँ और आइंदा कभी मुझे कॉल मत करना, कहकर वो कॉल काट देता है। लेकिन पार्क के बाद दादी को बताकर उनका दिल दुखाना नहीं चाहता। वैसे भी अब दादी को इंग्लिश सीखकर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो सिर्फ अपने भाई से बात करने के लिए ही इंग्लिश सीखना चाहती थी। लेकिन भाई तो उनसे बात तक नहीं करना चाहता। इसलिए पार्क दादी से कह देता है कि देखिए, मैं प्रमोशन के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और अब से आपको इंग्लिश नहीं सिखा पाऊंगा, कहकर पार्क चला जाता है। अगले दिन दादी अपनी पुरानी दोस्त जेन से मिलने हॉस्पिटल जाती। वहाँ पता चलता है कि जेन को डिमेंशिया है और उसकी याददाश्त तेजी से कम होती जा रही है। जानकर दादी को बड़ा दुख होता है। जेन कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ क्यों पड़ी हुई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और तब दादी जेन को वो रुमाल दिखाती है, जिसे दोस्तों याद होगा आपको, उस दिन जेन रेस्टोरेंट में छोड़कर चली गई थी, और पूछती है, क्या तुम्हें ये रुमाल याद है? जेन कहती है, इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ, बताओ, मुझे इसके बारे में अच्छे से याद है। और यही सुनकर दादी फूट फूट कर रोने भी लगती है। तो वहाँ पर एक औरत आकर दादी से अकेले में बातें करती है और बताती है जेन की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है, कुछ ही महीनों में वो अपना नाम तक भूल जाएगी, लेकिन उसकी एक आखिरी इच्छा है जिसे वो खुद पूरा नहीं कर सकती, तो आपको जेन की मदद करनी होगी। दादी की समझ नहीं आता कि वो क्या गए, वो डगमगा जाती है और फिर मार्केट आ जाती है। वहाँ पुलिस उस मिशा को अरेस्ट करके लेकर जाती है, क्योंकि किसी ने कंप्लेंट किया था कि वो कम उम्र के बच्चों को बियर बेचती है। दादी को देखते वो चिल्लाती है कि मैं जानती हूँ बुढ़िया, तुमने कंप्लेंट किया होगा। इस पर फिर दोनों का झगड़ा होता है। हालांकि दोस्तों, दादी ने ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं किया था इस बार। अगले दिन दादी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ पर पार्क नहीं होता। जब दादी ऑफिस के पीछे की तरफ जाती है तो कॉर्पोरेशन का चीफ और कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो तो हमने नाम के वास्ते बिल्डिंग ओनर पर केस कर दिया, असल में उस केस में कुछ होने वाला है नहीं और हम खुद ओनर को ही जितवाएंगे। मार्केट की पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जाएगी और नई बिल्डिंग तो बनेगी ही बनेगी, हम खुद भी ओनर के साथ जो है। ये सारी बातें सुनकर दादी को बड़ा गुस्सा आता है और वो सीधे चीफ के पास जाकर कह देती है कि शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जनता की सेवा के लिए तुम लोगों को तनख्वाह दी जाती है और तुम लोग उस बिल्डिंग ओनर के पक्ष में हो। चीफ कहता है कि देखो दादी, हमारे पास उस ओनर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दादी कहती है, क्या बक रहे हो? मैंने एक इतना बड़ा गट्ठा दिया था पार्क को, उसमें उस ओनर के खिलाफ ढेरों एविडेंस थे। ये कहकर दादी सीधे ऑफिस के अंदर पार्क के कॉलीग से कहती है कि उस दिन मैंने पार्क को जो डॉक्यूमेंट्स फोटोज वगैरह दिए थे वो मुझे वापस करो। लेकिन वो कहती है पार्क ने उसको वेस्ट फाइल्स के साथ रखने को कहा था और हमने वेस्ट फाइल्स के साथ उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। दादी तो आक्रोश में चिल्लाती है कि पार्क को फोन करो अभी के अभी और यहाँ बुलाओ उसको। पार्क भी वहाँ पर आता है तो दादी उसकी शर्ट पकड़कर घुटाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ये सब करने की? नाम के लिए कोर्ट में केस करो और जनता को उल्लू बनाओ, ये सब था ना तुम्हारा प्लान? मेरे साथ रहकर तुमने मेरी कब्र खोद दी धोखेबाज कहीं के। पर पार्क कहता है कि देखिए दादी, वो बिल्डिंग उस ओनर की है, अगर वो उसको तोड़वाकर नई बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपकी दुकान को डैमेज नहीं किया जाएगा। आपकी दुकान के पहले जो दुकान है सिर्फ वहीं तक तोड़वाया जाएगा। बेवकूफ कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी दुकान बचाने के लिए इतनी कंप्लेंट्स करती हूँ? मैं उस मार्केट के हर दुकानदार के लिए लड़ रही हूँ, समझे? दादी, आप उनके लिए लड़ रही है, लेकिन वो आपके बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे, याद रखना। इस तरह दोनों बहस करने लगते हैं। जी सुबह ये सब देख रहा होता है और तब पार्क कहता है कि अब से आपको इंग्लिश भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दादी, क्योंकि मैंने आपके भाई को कॉल किया था, उसने तो कह दिया कि वो आपको जानता तक नहीं और ना ही वो आपसे बात करना चाहता है, भूल चुका है वो आपको। इस तरह पार्क दादी को सच बता देता है तो दादी टूट जाती है बेचारी। जीजू को पार्क पर भी बड़ा गुस्सा आता है। घर आकर वो पार्क से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ अंदाजा है भी तुम्हें भैया? दादी ने मुझे खाना खिलाया और तुमने क्या किया? उनका दिल तोड़ दिया, और ऐसा बाप करके तुम खुश भी हो, है ना? देखो आइंदा मुझसे बात मत करना, कहकर जीजू भी चला जाता है। एंड तब पार्क रियलाइज करता है कि दादी ने अपने लिए कभी नहीं सोचा, वो हमेशा दूसरों की भलाई सोच रही थी। अब वो दादी के दिए हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखता है जो शायद उसने बचा कर रखे हुए थे। दूसरी ओर मार्केट में ओनर के गुंडे फिर आकर मिशा से लड़ते हैं और कहते हैं कि एक बार तो बच्चों को बियर बेचने के जुर्म में हमने तुम्हें अंदर करवाई दिया और जगह खाली नहीं करोगी तो कोई और झूठा इल्जाम लगा लेंगे तुम पर। तब जाकर वो समझ पाती है कि उस पर दादी ने नहीं बल्कि इन लोगों ने कंप्लेंट किया था। वो गुस्से में उस गुंडे को मारने जाती है, लेकिन वो हट जाता है और वो बेचारी नीचे गिर जाती है। वो ये भी कहता है कि अभी इस बिल्डिंग को खाली कर लो चुपचाप। लेकिन तब पार्क आकर कहता है कि कोर्ट में जब तक केस चल रहा है तब तक ये लोग यहीं पर रहेंगे और तुम जो ये गुंडागर्दी कर रहे हो ना वो इलीगल है, तो क्या फुटो यहाँ से वरना मुंह तोड़ दूंगा। गुंडा भी चला जाता है, लेकिन वो बिल्डिंग ओनर को कॉल करता है और फिर ओनर का आता है कॉल कॉर्पोरेशन ऑफिस में। फिर क्या था दोस्तों, कॉर्पोरेशन ऑफिस का चीफ पार्क को कॉल करके डांटता है कि तुमने खुद आइडिया दिया था और अब तुम खुद ही उस आइडिया को मिट्टी पे मिला रहे हो। पार्क कहता है कि हाँ मैंने आइडिया दिया था, लेकिन आप सरकारी ऑफिसर होकर जनता के खिलाफ काम ही क्यों कर रहे हैं? यहाँ लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, उनकी मदद करने के लिए ही सरकार मुझे सैलरी देती है, मैं तो उन्हीं के पक्ष में हूँ। ये सुनकर वहाँ के सभी लोगों को अब पार्क पर विश्वास हो जाता है और कहते हैं कि तुम जैसा ईमानदार ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हो तो फिर हमें चाहिए क्या? डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अगले चीफ तुम ही बनोगे बेटा। वहाँ दादी जेन से मिलने जाती है जो कि सब कुछ पूरी तरह से भूल चुकी है। दादी कहती है तुमने मुझे दुनिया घूमने को कहा था ना, सो मैं घूमने तो जरूर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम मुझसे पहले की तरह बात करो प्लीज। लेकिन जेन एकदम चुपी रहती है क्योंकि वो दादी को पहचानती तक नहीं। तब एक औरत आकर दादी को एक लेटर देकर कहती है, जब जेन पूरे होश में थी तब उसने लेटर लिखा था। लेटर पढ़कर दादी का मन शांत हो जाता है और बड़ी दुखी भी। तब एक जर्नलिस्ट वहाँ पर आता है और कहता है कि दादी हमें उस घिनौने सच को दुनिया के सामने रखना होगा। लेकिन वो औरत उसे रोक लेती है कि प्लीज उस बारे में उनसे कोई बात मत कीजिए। लेकिन दादी कहती कोई बात नहीं, बोलने दो उसको। इतने सालों से जो बात मैं और मुझ जैसी कई औरतों ने दिल में दबाकर अंदर ही अंदर रखा हुआ था उसे अब खुलेआम बताना होगा, उसे छुपाकर कोई फायदा नहीं। और यहाँ दादी अपनी लाइफ के पास्ट के उस पन्ने को खोलती है जिसे उन्होंने कई साल पहले बंद करके रख दिया था। उस पन्ने में छुपी है युद्ध के बारे में जो वीर गाथाएं बनती है, उनके पीछे छुपी भी एक घिनौनी गंदी घटना, और उस सच के बारे में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल भी छपता है। तब साल था 1943 यानी कि 1943 और दादी जिनका नाम था योंगसू वो महज 13 साल की बच्ची थी। उस वक्त वर्ल्ड वॉर
वॉर 2 चल रहा था और जापान ने कोरिया पर अपना कब्जा जमा के रखा हुआ था। और ऐसे में जापानीज सोल्जर्स की मर्दानगी को दाना डालने के लिए और उनकी एंटरटेनमेंट के लिए, उन्हें सेक्सुअली खुश रखने के लिए जापानी सरकार ने एक गंदा और घटिया कदम उठाया। जापानी सरकार ने जापानी सोल्जर्स को खुली छूट दे दी कि वो जिस देश पर हमला करके वहां युद्ध करेंगे, वहां की लड़कियों और औरतों को सेक्सुअली अब्यूज कर सकते हैं। छोटी लड़कियों तक के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। इसकी छूट दे रखी थी जापानी सरकार ने, तो कोरिया की छोटी लड़कियों तक को सोल्जर्स बेझिझक उठा ले जाते और उन्हें टॉर्चर करते, उनके साथ जबरदस्ती सेक्स करते। उन लड़कियों को वो कंफर्ट वीमेन कहने लगे। उन लड़कियों में से एक थी 13 साल की योंगसू। वो महज बच्ची थी, लेकिन उस उम्र में उसने जो टॉर्चर सहा वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इतने सालों से दादी ने उन दिनों की यादों को मन के किसी कोने में दफना के रखा हुआ था, लेकिन अब उस जर्नलिस्ट के सामने वो सब कुछ बता देती है और वही न्यूज़पेपर में छपता भी है। उस आर्टिकल को मार्केट के लोग, कॉर्पोरेशन ऑफिस के लोग सभी पढ़ते हैं। पार्क तो एकदम शॉक में होता है कि इतना बड़ा और दर्दनाक सच अंदर ही अंदर दबाकर दादी कैसे जीती रही। दूसरी ओर दादी अपनी माँ की कब्र के पास बैठी होती है और कहती, माँ मैंने तो ठान लिया था कि मरते दम तक ये सच किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन क्या करूं, मेरा इकलौता खून का रिश्ता है मेरा भाई, लेकिन जब वही मुझे देखना तक नहीं चाहता तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए वो सच जो इतने सालों से मेरे मन में बोझ बनकर था उसे मैंने बाहर निकाल दिया, पूरी दुनिया को बता दिया। फिर दादी मार्केट आ जाती है और अपनी मार्केट वाली उस फ्रेंड को देखकर हंसती है, लेकिन वो मुंह मोड़कर चली जाती है। दादी को लगता है कि शायद न्यूज़पेपर पढ़कर ये मुझे बहुत ही गंदी औरत समझने लगी है। इस वजह से दादी को बड़ा दुख होता है और वो घर आ जाती है। तब पार्क आता है और कहता है कि सॉरी दादी, मुझे माफ कर दो। अरे तुम माफी क्यों मांग रहे हो बेटा, बोलो खाना खाओगे। पर पार्क कोई जवाब नहीं दे पाता और उसके मुंह से लगातार बस यही निकलता है, आई एम सॉरी दादी। दादी भी उसके पास आकर उसे गले से लगा लेती है और तब पार्क जी खोलकर रोने लग जाता है। फिर दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं और तब दादी उसको एक पुरानी फोटो दिखाती है कि बेटा मैं उन दिनों को भूल जाना चाहती थी, लेकिन इस फोटो को मैंने कभी फेंका नहीं। 60 साल से मैंने ये फोटो किसी को नहीं दिखाई, पहली बार तुम्हें दिखा रही हूँ, क्योंकि न जाने क्यों तुम्हें दिखाकर मेरा जी हल्का हो गया है। ये मेरी फ्रेंड है जिन, इसने उस वक्त मेरी जान बचाई थी, लेकिन अब उसको डिमेंशिया हो गया है और वो सब कुछ भूलकर हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। कहकर दादी पास्ट की बातें शेयर करती। 1943 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब जापानीज आर्मी ने कोरिया पर कब्जा जमा लिया था। जापानीज सोल्जर्स कोरिया की छोटी छोटी लड़कियों को दिन दहाड़े उठा ले जाते और अपने कैंप में ले जाकर फिजिकली अब्यूज करते, ऊपर से तरह तरह के टॉर्चर्स भी करते। दादी ने यानी योंगसू ने वो सारे टॉर्चर्स सहे, लेकिन जब ये सब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उसने अपनी जान लेने का फैसला किया। वो खुद को फांसी लगाने वाली थी, लेकिन तब जेन ने उसको रोका था। योंगसू रोने लगी कि मुझे मत रोको, मैं मर जाना चाहती हूँ, लेकिन जेन ने कहा कि तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगी, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। जब इतना गंदा काम करने वाले ये सोल्जर्स जिंदा रह रहे हैं तो हम क्यों ना रहें। इस तरह दोनों अपने दुख को शेयर करके बहुत रोती भी है। दोनों सोचती हैं कि हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। इसी उम्मीद के साथ योंगसू और जेन मिलकर जिंदगी का सामना करने लगे। उन्होंने एक रुमाल बनाया और एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम अपना दुख, दर्द, आंसू, पसीना, खून सब इस रुमाल में पोंछ लेंगे, मरते दम तक हम इस रुमाल को संभाल कर रखेंगे। क्योंकि दोस्तों इन दोनों के लिए ये कोई मामूली रुमाल नहीं था, बल्कि उनकी लाइफ के सारे दुख दर्द में उनकी हिम्मत बढ़ाने वाली एक अहम चीज थी। वो बताती है कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ वो सिर्फ अन्याय ही नहीं बल्कि इंसानियत का गंदा और घिनौना सच था, जिसे दुनिया देखा करके आगे बढ़ गई। इसी वजह से जेन चाहती थी कि हमें ये सच दुनिया को बताना होगा, लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती थी और उसने कोरियन में अपनी बातें कही, लेकिन जिन लोगों ने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उन्होंने कई बातें नहीं कही और गलत ट्रांसलेट किया। इसलिए जेन ने इंग्लिश सीखने का फैसला किया और उसने बढ़िया सीख भी ली। फिर उसने सबके सामने जापानीज आर्मी की काली करतूतों के बारे में बयान देने के लिए एक लेटर भी लिखा। ये कहकर वो पार्क को जेन का वो लेटर भी दिखाती है। साथ ही कहती है फिर जेन को डिमेंशिया हो गया और वो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी। फिलहाल तो बेचारी ये तक भूल गई है कि वो खुद कौन है, इसलिए उसके खातिर मैं ये सारा सच सबके सामने बताकर रहूंगी और उसके लिए मुझे अमेरिका जाना होगा, वहाँ मुझे इंग्लिश में ही अपनी बात कहनी होगी। असल में यही वजह थी कि मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे बेटा प्लीज। पार्क कहता है कि दादी मैं जरूर सिखाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। इसके बाद पार्क उसे बहुत ही सिंसियरली सिखाना शुरू करता है, लेकिन दादी की मार्केट वाली फ्रेंड दादी से बात तक नहीं करती और उन्हें अनदेखा करके चली जाती है। दादी को बड़ा गुस्सा आता है और वो उसी से पूछ लेती है कि तुम्हें हो क्या गया है, जो बात 60 साल पहले हुई थी उसे मैंने बता दिया तो क्या हो गया, उसके लिए क्या तुम मुझे बुरी औरत समझती हो और इसीलिए मुझसे बात नहीं करती। तब उनकी फ्रेंड मुड़ती है तो पता चलता है कि वो रो रही है। वो कहती है मैं बहुत दुखी हूँ, इतने साल से मैं आपको जानती हूँ, हम दोनों कितनी अच्छी दोस्त थी, इतने सालों से मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का हर दुख शेयर कर रही थी, लेकिन आप ही मुझे पराया समझ रही थी, इसीलिए तो इस बात को आपने मुझसे भी छुपा कर रखा। आपको मुझ पर विश्वास नहीं था क्या, इसीलिए आपने मुझे नहीं बताई ना ये सारी बातें। इसी बात का मुझे गुस्सा है और इसीलिए मैंने आपसे बात नहीं की। दादी कहती देखो ऐसा नहीं है, तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ पर है कौन, तुम भी मुझसे गुस्सा रहोगे तो मैं क्या करूंगी बताओ। वो कहती है इतने दिन तो आप अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ती रही, लेकिन अब मैं भी आपके साथ हूँ। कहकर वो दादी को गले लगा लेती है और पहली बार दादी दिल